आकाश की शुरुआत कब और कैसे हुई थी? आपके पिता ने इसका नाम आकाश क्यों रखा? देखिए, आकाश इंस्टीट्यूट की शुरुआत जो है वो 1988 में हुई। ये मेरे पिताजी का थर्ड अटेम्प्ट था एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को स्टार्ट करने का। इससे पहले भी उन्होंने 83 में 86 में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने की कोशिश की। और इसका नाम आकाश इसलिए रखा गया, पहले उन्होंने ट्राई किया मेरे भाई के नाम से, आशीष इंस्टीट्यूट। तो उनके दिमाग में एक ये आया कि भाई हमने सारे नाम ट्राई कर लिए, अभी एक ये नाम रह गया है, छोटे बेटे का भी ट्राई कर लेते हैं। आपने कॉलेज के बाद अपना एडवर्टाइजिंग और प्रोडक्शन में काम शुरू करा और पहले इन्फोसिस में भी नौकरी करी थी। इसके पीछे क्या कारण था और आपकी इससे सबसे बड़ी सीखें क्या थी? आफ्टर इंजीनियरिंग, जो हमारी इंजीनियरिंग खत्म हुई 2001 में, तो उस समय वो .com बस का टाइम चल रहा था और इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में थी, तो जॉब्स का बहुत ही खराब सिचुएशन था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कोई एक ऐसा काम शुरू किया जाए जिससे कि जो मेरे फादर काम कर रहे हैं उसको भी हेल्प हो। तो जब मैंने उनका काम ज्वाइन किया तो मैंने रियलाइज किया कि एडवर्टाइजिंग एक बहुत बड़ा एक एलिमेंट है किसी भी रिटेल या सर्विस साइड बिजनेस का, जिसमें कि एक ब्रांड हो। ब्रांडिंग और मार्केटिंग में काफ़ी खर्चा होता है। तो वहाँ से मुझे आइडिया आया कि क्योंकि वो एकेडमिक्स में बहुत फोकस कर रहे थे और ये चीज़ एक नेग्लेक्टेड एरिया था, मुझे लगा कि इसकी एडवर्टाइजिंग, प्रोडक्शन, बाइंग, सेलिंग, ये सारी जो चीज़ है मैं इसको संभाल के कंपनी का भी बेनिफिट कर सकता हूँ और कुछ नए क्लाइंट्स भी ले सकता हूँ। अन्य ब्रांड्स ऑनलाइन मूव कर रहे हैं, आकाश अभी भी अपने फिजिकल सेंटर्स पर भी बहुत ध्यान देता है। अब धीरे धीरे जैसे कोरोना कम हो रहा है, क्या ऑफलाइन क्लासेस की भी मांग बढ़ रही है? एक फिजिकल इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बच्चे जिस उम्र में हैं जब वो पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल गोइंग बच्चों की अगर बात करूँ, तो उनका लेवल ऑफ डिस्ट्रैक्शन बहुत हाई रहता है। तो फिजिकल एजुकेशन में फ़ायदा क्या रहता है कि बच्चा फिजिकली क्लास में प्रेजेंट रहता है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहता है, कोई मोबाइल डिवाइस नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं। जैसे ही कोरोना का ये जो मार है ये कम हो रही है, तो हमने अपना देखा कि सारे सेंटर में बच्चे वापस आ रहे हैं, बिकॉज उन्होंने 1 साल, 1.5 साल, 2 साल ऑनलाइन पे पढ़ के देखा और उनके जो पढ़ाई करने के बाद जो उनके मार्क्स आए, रिजल्ट आए, जो डिस्ट्रैक्ट हो गए बच्चे, उनका बहुत ही खराब हालत हुआ। तो इस वजह से उनको ये चीज़ महसूस हुई कि ऑनलाइन एजुकेशन कैन बी अ सप्लीमेंट, बट वो रिप्लेसमेंट नहीं बन सकता। इंटरेक्टिव वे है जो कि ऑनलाइन में बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चे वीडियो ऑफ कर देते हैं, ऑडियो ऑफ कर देते हैं, अब पता नहीं चल रहा उनको समझ आया नहीं आया। यहाँ क्लासरूम में बच्चा रहता है तो फेस एक्सप्रेशन से, फिजिकल एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि आया कि नहीं आया सवाल। तो आकाश ने रूरल इंडिया में जाने के लिए क्या क्या कदम लिए? कि अगर आपके पास इंटरनेट ही नहीं आ रहा तो आप अपने लेक्चर्स कैसे वहाँ तक पहुँचाएंगे। और इसके अलावा जो बच्चे हैं उनको अपनी एक डिवाइस चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बच्चों ने फेस की कि उनके पास चलो मोबाइल फ़ोन तो था, लेकिन उसमें वो पढ़ नहीं पा रहे थे। मोस्टली रूरल एरियाज में फीचर फ़ोन होता है, स्मार्टफोन भी नहीं होता। आप टैबलेट और लैपटॉप तो दूर की बात है, लेकिन अगर 1 घंटे की रेगुलर क्लास चलनी हो जिसमें वीडियो देखना हो, ऑडियो सुनना हो, इंटरेक्ट करना हो, तो वहाँ पे वो इंटरनेट कामयाब नहीं हो पा रहे थे। और तीसरी एक अजीब बात सामने आई कि सारे हाउस होल्ड में एक घरेलू एनवायरनमेंट रहता है। अगर उसमें बैठ के आप पीछे शोर मच रहा है, आपकी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही, तो बहुत ही एक जैसे कहते हैं एनवायरनमेंट बच्चों को वहाँ पे नहीं मिल पाता ऑनलाइन पे पढ़ने के लिए। तो रूरल इंडिया में पेनिट्रेशन हुआ है, जिस डेप्थ से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे पेनिट्रेशन होगा वो नहीं हुआ। और उसके पीछे क्या रीजन है वो जो मैंने आपको बताया, तीनों: इंटरनेट, डिवाइस एंड एनवायरनमेंट। बायजूस और आकाश के $1 बिलियन वाले मर्जर के पीछे क्या सोच है? इसके बाद आपकी स्ट्रैटेजी में क्या बदलाव आया है? जिस तरह से दुनिया आगे जा रही थी, तो हमारी ये सोच थी कि ऑफलाइन और ऑनलाइन को साथ में जोड़ के 1 और 1 को 11 क्या हम कर सकते हैं। तो इस थॉट प्रोसेस को जब हमने आपस में डिस्कस किया तो हमें लगा कि दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनीज और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हैं, तो क्यों ना हम साथ मिल के जो इंडिया के सारे एस्पिरेंट्स हैं, जो दूर रहते हैं उनको ऑनलाइन, और जो शहर में रहते हैं उनको ऑफलाइन, और जो बीच में रहते हैं उनको एक हाइब्रिड प्रोग्राम, तो हर तरह से हम बच्चों को हेल्प कर पाए। कभी ऐसा वक्त आया कि आपको लगा बस हुआ? आपने अपने आप को इस मुश्किल वक्त से कैसे आगे बढ़ाया? शुरुआत में तो काफ़ी दिक्कत हुई, क्योंकि आई वॉज कमिंग फ्रॉम
एक आईटी कल्चर से जहाँ 5 days a week कल्चर था और सैटरडे संडे ऑफ होता था और बहुत ही प्रोफेशनल कल्चर था। लोग अगर छोड़ के जा भी रहे हैं जॉब तो प्रॉपर नोटिस पीरियड देते थे। तो यहाँ आके तो वो 7 days a week हो गया और जिसका जब मन करता था वो उठ के चला जाता था। तो आई वाज फेसिंग अ लॉट ऑफ चैलेंजेस इन अकोमोडेटिंग कि भैया मैं इस इंडस्ट्री में कैसे फिट हूँ। और धीरे धीरे उसमें जब अपने आप को ढाल लिया, अडेप्ट कर गए, तो फिर वहाँ से जर्नी जो है एक काफ़ी अच्छी जर्नी वहाँ से शुरू हुई। जब आप काम नहीं कर रहे होते तो आप क्या करना पसंद करते हैं? काफ़ी टाइम से तो काम में इतने बिजी थे कि कोई इंटरेस्ट डेवलप करने की आदत नहीं पड़ी। बट मेरे को मोटरसाइकिल चलाने का बड़ा शौक है, तो मैं कई बार अपनी मोटरसाइकिल लेके निकल जाता हूँ। तो दैट्स वेरी रिलैक्सिंग फॉर मी एंड दैट इज एक पैशन है जो मुझे अच्छा लगता है और मैं उसको अभी तक नर्चर करता हूँ। जैसे आपने पहले कहा कि अपने पैशंस को फॉलो करना, आई मीन आई थिंक दैट्स रियली इंपॉर्टेंट एज वेल. You answered all the questions really. I mean, even I learned a lot, and I'm sure the article would be really helpful for all the readers as well. So thank you so much. For sure. क्योंकि सच करीब से दिखता है